नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बट मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आई की नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को सेकुलरिज्म का कूली बनाकर रखा हुआ है। विवेक विहार थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटा के बोरखेड़ा इलाके के रेलवे लाइन पर शत विशत अवस्था में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। और अब खबरें विस्तार से। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, शनिवार सुबह जोधपुर पहुंचने पर राजस्थान में मुस्लिमों के हालात पर सर्वे करा रहे हैं। इसी महीने रिपोर्ट आ जाएगी। 25 व 26 तक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। मुसलमानों को सेकुलरिज्म का कूली बना दिया है। जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं सेकुलरिज्म को जिंदा रखो, जबकि दूसरे उसे डुबोते रहेंगे, दफनाते रहेंगे। हमसे कहा जाएगा इसे जिंदा रखो। इसी वजह से यहाँ एक्सपर्ट से सर्वे करवा रहा हूँ। शनिवार सुबह करीब 11 बजे ओवैसी जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की। राजस्थान में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर तमाम जानकारियां थी। इसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र बंबा मोहल्ला पहुंचे। यहाँ में दोपहर करीब 12 बजे जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। ओवैसी ने कहा, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर प्रमुख शहरों का दौरा कर रहा हूं। मेरा लक्ष्य किसी भी पार्टी के खिलाफ लड़ना नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिंदा रखना है। आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर उन्होंने बस इतना कहा, यह तो समय ही बताएगा। खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, आदिवासी है, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर, राजस्थान की 200 सीटें हैं सर, राजस्थान की 200 सीटें हैं। हर जो सीट प्रभावित करता है मुस्लिम समुदाय के वोट प्रभावित करता है। आपको लगता है कि एकता के साथ में अब नए सिरे से उठने की जरूरत है? उनके ठगे जाते हैं हर बार के चुनाव में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हर देखिए, मुस्लिम इशू कब बनता? चुनाव से पहले। उसके बाद फिर 4.5 साल उनको भूल जाते हैं, तकलीफ उठाना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं मिलने बच्चों से। आज से आप राजनीति का नया रंग डालने जा रहे हैं। नहीं, नया रंग, हमारा एक ही रंग राजनीति का रंग। ये जो बंबा मोहल्ले पे आप पधार रहे हैं, संवाद के पीछे मकसद क्या है? पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को फैलाना है, चुनाव के लिए तैयारी करना है। आप लोग इतना ताज्जुब में क्यों हैं? सर, नागालैंड में राजस्थान में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? बहुत जल्दी। सर, राजस्थान में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? होगा क्या इसको नजर आ रहा है? सर, नागालैंड में एक बहुत बड़ी घटनाक्रम हुआ, आपने उसकी आलोचना भी की। शरद पवार जी को बीजेपी ने समर्थन दिया, आपने बड़ी आलोचना भी की कल की। हाँ, अब हम कांग्रेस से पूछना चाह रहे हैं, इनका गठबंधन महाराष्ट्र में है। अब कांग्रेस को सेकुलरिज्म याद नहीं आता, कांग्रेस को फिरका परस्ती याद नहीं आती, कांग्रेस को बीजेपी का पूरा एजेंडा याद नहीं आता। यही तो जिसको उर्दू में बोलते हैं ना मुनाफिकत, जिसको उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रेसी। जो सभी जाति कांग्रेस सम्मान देता है, वो मुस्लिम समाज को कैसे मिले? मुस्लिम समाज को सबसे पहले ये सोचना है कि आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। इलेक्शन हो विधानसभा की इलेक्शन, उनको इतना महसूस करना है कि जो मुल्क में हमारे वतन में जो दीगर बिरादरियाँ हैं, उनका अगर एम्पावरमेंट हुआ है और उनको ताकत मिली है, उनको किसी अच्छा इंसाफ मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल को बनाया। अफसोस ये है कि मुसलमानों ने वोट डालने का काम किया और काम किया। इस दिन वो दूसरी बिरादरियों की तरह, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो या जितने भी बिरादरियाँ हैं, उनकी तरह अगर हम काम करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, आपके मसाइल हल होंगे। आप तो सिर्फ आपको सेकुलरिज्म का कूली बना कर रख दिया गया। जब चुनाव आते आपसे कहा जाता है कि भैया सेकुलरिज्म को जिंदा रखो, और दूसरे उसको डुबाते रहेंगे, उसको दफना देंगे, और हमसे कहा जाएगा जिंदा रखो। ना हर जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पैरामीटर आप देख लीजिए, और इसलिए हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से
एक महीने के अंदर हम एक रिपोर्ट तैयार करें राजस्थान के मुस्लिम्स के बारे में। हम नहीं करें बल्कि हमने एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी दी है। वो खुद आकर जयपुर में मेरे ख्याल से 25-26 मार्च के बाद वो रिपोर्ट सामने रखेंगे। आप देख लीजिए रिपोर्ट में इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार किसी हद तक मुसलमानों की भी जिम्मेदारी आती है। जिनको वोट डाले हो तो बर्बाद करते रहे। तो ये है साहब कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसे में क्या उम्मीद होती है कि आप यही तो लगता है कि 5 साल हम बैठ के राज करेंगे, फिर 5 साल बाद आप आ जाइए। मगर इसमें खासतौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, आदिवासी है, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर, राजस्थान की 200 सीटें हैं। राजस्थान की 200 सीटें हैं। हर जो सीट प्रभावित करते हैं मुस्लिम समुदाय की वोट प्रभावित करते हैं। आपको लगता है कि एकता के साथ अब नए सिरे से उठने की जरूरत है? उनके ठगे जाते हैं हर बार के चुनाव में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। हर देखिए मुस्लिम इशू कब बनता है? चुनाव से पहले। उसके बाद फिर 4.5 साल उनको भूल जाते हैं, तकलीफ उठाना पड़ता है। अब हम जोधपुर पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ एवं पुलिस आयुक्त गौरव यादव के निर्देशानुसार विवेक विहार थानाधिकारी दिलीप खदाव के नेतृत्व में विगत दिनों गैंगस्टरों एवं हार्डकोर अपराधियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले नव युवकों के विरुद्ध जोधपुर आयुक्तालय द्वारा चलाए गए ब्रज प्रहार अभियान व जोधपुर महानगर क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ व आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं अवैध हथियारों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना स्तर पर विशेष टीमें गठित की गई। टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को मध्य रात्रि में विवेक विहार के मोगरा कल्ला से जितेंद्र के कब्जे से एक अवैध देसी पिस्टल व एक मैगजीन के साथ आरोपी को दस्तयाब कर कार्यवाही करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है कि अवैध हथियार कहां से और किस मकसद से लाए गए थे। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी राजस्थान के अध्यक्ष राम सिंह राव आज कोटा दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राम सिंह राव ने कहा कि वंशावली लेखन की विद्या अद्भुत है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आम आदमी का इतिहास वंशावली लेखक लिखता है। इस अद्भुत परंपरा और विद्या से जुड़े लोगों का समाज बड़ा सम्मान होता है। राजा महाराजा और बड़े बड़े लोग नीचे बैठकर वंशावली सुनते हैं। राम सिंह राव ने कहा कि वीरांगनाओं को लेकर सरकार संवेदनशील है। राम सिंह राव सर्किट हाउस में कैथून के लिए रवाना हुए। राम सिंह राव कैथून के विभीषण मेला मंदिर द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पहुंचे हैं। किस तरह से सामने देख रहे हैं वंशावली संरक्षण की दिशा में आयोग के काम करने की योजना है? सबसे पहले तो हम आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का पुनर्गठन किया। वंशावली परंपरा जो पूरे भारत में एक अद्वितीय परंपरा है, जहां आम व्यक्ति का इतिहास वंश लेखकों द्वारा घर घर जाकर के लिखा जाता है। इतिहास तो पूरी दुनिया में लिखा जाता है, लेकिन वो बड़े आदमियों का, राजाओं का, महाराजाओं का या बड़े बिजनेसमैन का या लोग स्वयं अपनी जीवनी लिखते हैं। लेकिन इस तरह की परंपरा कि आपके घर कल बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम एंट्री करने के लिए कोई वंश लेखक जी आपके घर आए, उस बच्चे की एंट्री करें, कब पैदा हुआ, कब उसकी शादी हुई, क्या क्या उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए, इन सब का लेखा जोखा वंशावलियों के माध्यम से रखा जाता है। एक प्राचीन परंपरा है जिसको हम कहते हैं कि ये महाराजा पृथु के साथ में ही सूत और मागध का जन्म हुआ, तभी से ये परंपराएं चली आ रही है। टोटल 18 पुराण जिनको हम कहते हैं, वो भी भगवान वेदव्यास ने पद्म पुराण में कहा कि वंश लेखक तो ये सूत मागध ही है, मैंने पुराण लिखे नहीं, मैंने तो इन पुराणों की जो पीढ़ियां थी उनको संग्रहण किया। इस दृष्टि से भी उन्होंने सूत जी से वार्तालाप के समय कहा कि सूत, मैं वंश पुराण लेखक नहीं, मैं तो वंश पुराण का संग्रह करता हूँ। बिखरी हुई ये लिपियाँ मैंने इन सूतों से संग्रहित करके इन पुराणों का निर्माण किया। आज वही इतिहास में लिखने के लिए हम जाते हैं, कहीं पे बड़वा जी, जागा जी, कहीं पे ब्रह्मभट्ट जी, भाट जी, कहीं पे राव जी, मुख्यतः तो राव जी के नाम से ही पुकारते हैं। वहाँ वंश लेखक घर घर जा कर के पोथी लिखते हैं। अभी वर्तमान में सभी व्यवसायों के ऊपर आधुनिकीकरण का एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि आधुनिकवादी लोग जो है वो इन पौराणिक परंपराओं के साथ में एक समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे, बल्कि अपनी परंपराओं को हेय दृष्टि से देखने लगे हैं
इस ऐसे में वो विरासत में मिली परंपराएं लुप्त होने के कगार में हैं और उन्हीं में एक है हमारा वंशावली लेखन। अब ये परंपरा कहीं लुप्त न हो जाए, हमारे बच्चे जो हैं इस परंपरा के प्रति आकर्षित महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें और उन्हें हम ये बोध दिलाने का कोशिश करेंगे कि ये परंपरा एक गौरवशाली परंपरा है, जहाँ राजा महाराजा भी एक वंशावली लेखक के सामने बैठ कर के और अपने बुजुर्गों की पीढ़ी सुना करते थे। आज उसके लिए हम लोग काम करना चाह रहे हैं। आप देखिए, अंतिम साक्ष्य के रूप में भी वंशावलियों का अति महत्वपूर्ण काम है। कई कोर्ट के फैसले 1/3 लोग जो हैं वो अभी वर्तमान में वंशावली का काम कर रहे हैं। अभी हम उन लोगों को आकर्षित करने के लिए हम अकादमी के माध्यम से आज़ादी की गौरव गाथा और राजस्थान के विकास की कथा जन जन को सुनाने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसको मैंने 3 भागों में विभक्त किया है। पहले भाग में होगा आज़ादी की गौरव गाथा, किस प्रकार स्वतंत्रता का हमारा इतिहास रहा, क्योंकि इतिहास की गौरव गाथा सुनाना ये हमारा काम है। तो 1885 से लेकर के 1947 तक या 1857 से जब क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ तब से लेकर के 1947 तक क्या क्या काम किए और उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और उन लोगों का संबंध किससे था, ये चीज़ें हम बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारी जो अलग विचारधारा वाले साथी हैं वो बार बार हमसे पूछते हैं कि आपने किया क्या, तो देश की आज़ादी में किनका योगदान था, किस तरह से योगदान दिया। आप लोगों का भी जन्म हो चुका था 1925 में, 47 में आप 22 साल की जवान संस्था थी, आपने क्या किया, कहीं अंगुली भी कटी हो तो बताएं, नहीं तो हम बताएंगे कि देश में सभी बलिदानियों का जो संबंध था वो हमारी विचारधारा से था। और उसके बाद में भारत के नवनिर्माण की कहानी जो 1947 से प्रारंभ होकर के 2014 तक आती है, जहाँ एक सुई पैदा नहीं होती थी। देश आज़ाद होने के बाद में देश का करेंगे क्या, जिसको भारत कह रहे हैं वो भारत कहाँ था। 550 खंडों में विभक्त भारत को एक भारत बनाने का काम करना कोई सहज काम नहीं था। लेकिन विकास यात्रा तो 2014 के बाद भी चल रही है देश की। नहीं, वो तो हम आपको बता रहे हैं ना, अब 2014 के बाद की भी हम बताते हैं। पहले तो भारत के नवनिर्माण की कहानी, अजी बुनियाद के ऊपर तो और भी मकान इमारतें खड़ी होगी, लेकिन जो कहते हैं 70 वर्ष में क्या किया, तो क्या बुनियाद में कुछ भी नहीं है। इसकी बुनियाद में जहाँ कुछ भी नहीं था, सुई पैदा नहीं होती थी, वहाँ IIT दिए, IIM दिए, इतने बांध बनाए। ये सारा काम कोई एक काम है। वो तो हम जब ये परंपरा से अब हम गाएंगे, जब वो भारत के नवनिर्माण की गाथा गाएंगे तब हम बताएंगे। अभी तो बाइट्स में तो इतना नहीं बता सकते, लेकिन जो काम हमने किए हम उनकी गाथा गाएंगे। हमें किसी का बुराई करने का जरूरत ही नहीं है। और तीसरा हमारा जो चरण होगा वो होगा इस राजस्थान के विकास की कथा, जो अद्वितीय है। आज चिरंजीवी योजना अद्वितीय है। ऐसे ऐसे काम, आज ये एक एक व्यक्ति को खाने का किट दिया जाएगा, देखिए आप, उसके अंदर है आटा, नमक, ये ऐसा और स्टेट में तो नहीं है, कहीं पे, कहीं दूसरे प्रांतों में तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आज अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और तो कहीं पे नहीं है। आज 5 रुपए खरीदने वाले को और 5 रुपए बेचने वाले को दूध के ऊपर सब्सिडी, अन्य प्रांतों में तो नहीं है। लेकिन वंशावली संरक्षण गाथा तो अच्छे कामों की गाई जाती है, तो वंशलेखकों ने गाई है, राजा महाराजाओं की गाथा गाई है, देवताओं की गाथा गाई है, भगवान विष्णु का पुराण गाया है, भगवान देवी भागवत का पुराण गाया है। तो अच्छे कामों की, राजस्थान के विकास की गाथा क्यों, हम किसी की क्रिटिसाइज तो नहीं करने जाएंगे। गाथा गाना तो हमारा काम है, हमारा मूल स्वभाव है, उससे हम कैसे वंचित हो सकते हैं। वो तो हमारा मेन काम है। उसमें हम उन शहीदों के लिए, उन बलिदानियों के लिए जिनको लोग भुला देना चाहते हैं, इतिहास बदलना चाहते हैं, उनको करारा जवाब देंगे। विधानसभा चुनाव से भी जोड़ेंगे, देखा जाए इसको 2023 आप जोड़ सकते हैं। हम तो, हमारा गाथा गाने का काम हम तो PDO से कर रहे हैं, उसको आज विधानसभा से नहीं। ये तो प्लेटफॉर्म मिला है आदरणीय गहलोत साहब की तरफ से, अच्छी बात है, हम तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं। अब जोड़ने के लिए कोई किससे जोड़ेगा साहब, कोई को रोक सकता है क्या किसी को। चलिए, थैंक यू सर। कोटा के बोरखेड़ा इलाके के रेलवे लाइन पर शत-विशत अवस्था में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की शिनाख्त संतोषी नगर निवासी मोहनी बाई के रूप में हुई। मोहनी बाई झाड़ू पोछा का काम किया करती थी और मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। हादसा है या सुसाइड, इस मामले को लेकर हालांकि पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। MBS अस्पताल के मोर्चरी में रखवाए गए मृतका के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीताराम देसाई कल दिनांक
10/3/2023 को एक अज्ञात महिला की लाश रेल लाइन पे कट के मिली थी, जिसको हमने मोर्चरी में रखवाया था और जिसकी विज्ञापन निकलवाया था। आज उसके परिजनों ने लाश को पहचान कर बताया कि मृतका का नाम मोहिनी बाई, वाइफ ऑफ आनंदी लाल जाति न्यायी, उम्र 52 साल, निवासी संतोषी नगर कोटा की लाश है। उसके परिजनों ने रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया है कि काफ़ी दिनों से वो दिमाग से कमज़ोर, मानसिक रूप से परेशान थी और खाना बनाने जाती थी, झाड़ू पोछा भी काम करती थी। जब कल सुबह 7:30 बजे गई, जो 12:30 बजे तक वापस नहीं आई, तो इन लोगों ने तलाश किया। नहीं मिलने पर थाना महावीर नगर पर गए रिपोर्ट कराने। तब इनको जानकारी मिली कि उसकी डेड बॉडी बोरखड़ा इलाके में मिली है। इन्होंने आकर के शनाख्त की है और रिपोर्ट पेश की है। पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी, जांच जारी। आपका नाम और पद बताएं। मेरा नाम सीताराम देसाई है, थाना बोर। जोधपुर शहर के केशव नगर में बकाया बिल की वसूली करने गए डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद आक्रोशित डिस्कॉम कर्मचारी शास्त्री नगर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की। डिस्कॉम कर्मचारी ने बताया कि अधिकारियों के निर्देश पर मार्च महीने में बकाया बिजली के बिलों की वसूली करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में केशव नगर पहुंचे और बकायेदारों को समय पर बिजली का बिल जमा करवाने के लिए कहा। इसी दौरान वहां मौजूद 2 लोगों ने डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी और उसके बाद उन्होंने फोन कर अपने 2 अन्य साथियों को भी बुला लिया। चारों ने डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ मारपीट की। सूचना पर जेईएन अनिल बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे। डिस्कॉम कर्मचारियों का आरोप है कि उन्होंने जेईएन अनिल बिश्नोई के साथ भी मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। घटना से आक्रोशित डिस्कॉम कर्मचारी एकत्रित होकर शास्त्री नगर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ लिखित में रिपोर्ट दी। उन्होंने मांग की है कि इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए। केशव नगर में उपभोक्ता द्वारा गाली गलौज करने की सूचना प्राप्त हुई। मैं तुरंत गाड़ी लेके मौके पर पहुंचा तो मैंने देखा उपभोक्ता जिसका कनेक्शन नहीं काटा गया है फिर भी वो गाली गलौज कर रहा है और मैंने उसको समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन वो समझाइश करने के बजाय 2-3 और साथियों को बुला के और हमसे मारपीट और गाली गलौज करने लगा। मैंने बीच बचाव किया स्टाफ का, मेरे साथ भी मारपीट की गई। सारे एक स्टाफ था जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसका मोबाइल छीन के और फेंक दिया गया। सारे स्टाफ के साथ मारपीट की गई। ये घटना बिल्कुल निंदनीय है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 12 बजे के आसपास की है, केशव नगर, प्लॉट नंबर 66। आज अधिकारियों ने हमको कहा भाई कि मार्च की रिकवरी करनी है और आप ये लिस्ट लेके जाइए और उपभोक्ताओं को जिनकी बिल बाकी है उनसे बिल जमा करवाइए। तो हम उपभोक्ता के घर उसको भाई बोलने गए थे कि भाई आपका बिल बाकी है और आप जमा करवाइए। तो इतने में कंज्यूमर बाहर से अंदर से बाहर आता है और आती सीधी गाली गलौज करता है, गाड़ी ड्राइवर को उसको धक्का मुक्की करता है और फिर मेरे उसने क्या है गाली गलौज भी की थी। बोला तुम्हें कनेक्शन काट के देखा। फिर मैंने साहब को फ़ोन करके बुलाया, जैन साहब को मौके पर, साहब यहाँ आइए, थोड़े कंज्यूमर बदतमीजी कर रहे हैं। तो फिर जैन साहब भी मौके पर आए थे तो उन्होंने जैन साहब से बदतमीजी की है। फिर उस उपभोक्ता ने 2 बंदों को पता नहीं किसको फ़ोन किया था, 3-4 बंदे और बुलाए थे। उनके बंदे के आते सीधा पर उसने मेरा गला पकड़ा, एक बंदे ने, एक बंदे मेरे बाल पकड़े और मुझे धकेलते हुए पीछे की तरफ ले गए। जब वो धकेलते हुए ले जा रहे थे तो जैन साहब बीच में आए थे बीच बचाव करने के लिए। तो उन्होंने जैन साहब को भी टेका है, हाथ उठाया, जैन साहब के ऊपर भी हाथ उठाया है, मेरे भी दी है। फिर साथ में और भी कर्मचारी थे तो उनके ऊपर भी हाथापाई की है। एक साथी कर्मचारी और था, वो थोड़ा मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उनको मोबाइल उठा के फेंक दिया और उनको जाते सूझे शब्दों से मतलब अपमानित करने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो ये जो घटना है ये हमारे बिल्कुल एकदम गलत घटना है। ऐसे तो फिर किसी प्रकार से हम भी देखो ऐसा है ना, अपना घर का कोई काम कर नहीं रहे, सरकार का काम है, सरकार का काम ही करने के लिए आए हैं। सरकार ने हमें नियुक्त किया था, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब इसमें उपभोक्ता अगर ये चीज़ें करेंगे तो फिर हम अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होवे और उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, मेरा मानना तो ये है। बाकी जय साहब। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर।
हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, फेशियल एंड ऑल अदर सर्विसेज। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अस 7568164935 9571577375 nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में पर्ची काउंटर पर पर्ची कटवाने की बात को लेकर मरीज के परिजन और काउंटर कर्मी आपस में भिड़ गए। इस दौरान काफी संख्या में स्टाफ और काउंटर कर्मी बाहर निकल गए और आपस में धक्का मुक्की की गई। इस दौरान गेट को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों ने जबरदस्ती खुलवाया और हंगामा खड़ा कर दिया। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि अस्पताल के काउंटर पर काउंटर कर्मी पर्ची काटने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और कई घंटे खड़े होने के बाद भी वे अपनी जान पहचान वालों की पर्ची काट रहे हैं। इसी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा बढ़ता हुआ देख मौके पर नयापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश की। दिखाने आए थे। किस तरह का मामला नहीं, कोई मामला नहीं था। पर्ची बनाने की बात थी, तो 9 बजे से 10 बजे तक खड़े हुए थे। वहाँ पर्ची नहीं बनी, इसलिए हमने कहा कि भाई पर्ची बनाना है तो चालू करो या फिर हमें वापस जाने दो। तो इन्होंने न तो पर्ची बनाई और नहीं हमें बाहर जाने दिया, क्योंकि वहाँ गेट बंद कर दिया। उस बीच ही केवल किसको दिखाने के लिए? ये ENT विभाग में दिखाने आए थे हम दुकान। दोनों पति पत्नी दिखाने? हाँ, मेरे को दिखाने, मतलब आप मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ, तो वैसे मेन इनको ही थी तकलीफ, तो इनको ही दिखाने आए थे। मेरे सांस की प्रॉब्लम। विष्णु प्रसाद शर्मा। विशेष कास्ट नहीं था। आज सवेरे 9:30 बजे के लगभग आजकल MBS में नए भवन में OPD शुरू कर दी है, तो वहाँ पर कुछ वो कस्टर्ड होने से भीड़ ज़्यादा थी। पर्ची काउंटरों पर जिन पर भीड़ थी, तो किसी दंपति था कोई 50-55 साल का, उस परिवार को ज़्यादा लाइन में टाइम लग गया, तो थोड़ा हाउ हो गया था। उसी टाइम सूचना पर पुलिस पहुँच गई मौके पर, उनको शांत कर दिया, उसका व्यथा भी ख़त्म की। बाकी जिस युवक को लेके आए दिखाने के भर्ती कर दिया? नहीं, दोनों पति पत्नी थे। वो एजेड उम्र थे, सीनियर सिटीजन थे, तो ज़्यादा टाइम खड़ा नहीं रहा जा रहा था, इसलिए वो उत्पाद किया थोड़ा। उनको पर्ची काउंटर से पर्ची कटवाती थे, शांत कर दिया। शुभ नाम बताएं सर आपका? नवल किशोर शर्मा, सब इंस्पेक्टर MBS चौकी इंचार्ज। भीड़ काफी थी लगभग? हाँ, नई बिल्डिंग में थोड़ा कंस्ट्रक्टर भीड़ ज़्यादा थी सवेरे, तो उस भीड़ को लेके थोड़ा हो गया था। बाकी कोई विशेष नहीं था। सिक्कर पर्यटन विभाग व सिक्कर जिला प्रशासन द्वारा लक्ष्मणगढ़ में आयोजित शेखावटी महोत्सव 2023 के दूसरे दिन शनिवार को सुबह हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। लक्ष्मणगढ़ के प्राचीन मुरली मनोहर मंदिर से हेरिटेज वॉक को लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा, पंचायत समिति प्रधान मदन सवेदा व पालिका अध्यक्ष मुस्तफा कुरैशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऊंट घोड़ों के साथ रवाना हुई हेरिटेज वॉक शहर के पक्की प्याऊ, कबूतरिया कुआं,
चौपड़ बाजार, लालकुआ चौक होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंची। हेरिटेज वॉक के दौरान चंग ढब नृत्य की प्रस्तुति के अलावा विभिन्न राजस्थानी परिवेश की झांकी व बड़ी संख्या में महिलाएं मंगल कलश धारण कर शामिल थी। जानकारी के अनुसार आज मनोरंजन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऊंट घोड़ा नृत्य, साफा बांधना, कबड्डी, 3 टांग दौड़ व बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। शाम को 7 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पद्मश्री कवि सुरेंद्र दुबे, आशाकरण अटल, प्रवीण शुक्ला, विराग जैन, अनिल अग्रवंशी व केसर दवे मारवाड़ी शानदार हास्य कविताओं की प्रस्तुतियां देंगे। इससे पूर्व शुक्रवार रात को जिला प्रभारी शकुंतला रावत एवं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा गुब्बारा उड़ाकर महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसके तत्पश्चात सीमा मिश्रा द्वारा शानदार गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के हेड ऑफिस में भारतीय साहित्य में राष्ट्र की अवधारणा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बारे में हिंदी विभाग के एचओडी सतीश ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में राजस्थान से 3 स्पीकर आए हैं। वहीं इस दौरान 2 सेशन होंगे, जिसमें एक ऑनलाइन व एक ऑफलाइन होगा। एक 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करवा रहे हैं, जिसका थीम है राष्ट्र की अवधारणा, भारतीय साहित्य में राष्ट्र की अवधारणा, जिसमें हमारे पास इनॉग्रेशन सेशन में 3 कीनोट स्पीकर थे, जिसमें 2 वाइस चांसलर हैं, एक हृदय जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और अनिल शुक्ला यूनिवर्सिटी अजमेर। कीनोट स्पीकर हमारे दूसरे जो हैं वो अमेरिका से जुड़े थे, वहाँ से ओहायो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अमरीजीत सिंह। हमारे पास टेक्निकल सेशंस में इंग्लिश में करीब 50 शोध पत्र हैं जो वाचन के लिए हैं, और हिंदी में करीब 40 पत्र वाचन होंगे, और एक सेशन हमारा ऑनलाइन होगा, एक ऑफलाइन होगा। दोनों सेशन से पहले हमारा प्रीलिमिनरी होगा, जिसमें दोनों ही सेशन में 2 स्पीकर हैं, कीनोट स्पीकर, और 2 दिन हमारी संगोष्ठी चलेगी। कल जो है 3 बजे इसका समापन होगा। जोधपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा हिस्ट्री शीटर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त में सुपरविजन में पुलिस उपायुक्त पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में गठित टीम द्वारा शनिवार को एक्शन प्लान के मुताबिक लगभग 400 पुलिसकर्मियों द्वारा 7 टीमें बनाकर 62 हिस्ट्री शीटर के घरों पर अलसुबह एक साथ दबिश दी गई। सर्कल स्तर पर यथा व्रत मंडोर में 28, व्रत पूर्व में 16 व व्रत केंद्र में 18 हिस्ट्री शीटरों के घर पर दबिश देकर एक साथ कार्रवाई करते हुए उनके घरों की सघन तलाशी ली गई। दबिश के दौरान व्रत मंडोर में 4 प्रकरण दर्ज कर 4 आदतन अपराधी, व्रत पूर्व में 6 प्रकरण दर्ज कर 6 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में व्रत मंडोर में 13, व्रत पूर्व में 5, व्रत केंद्र में 16 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना बनाड के एचएस हेमराज उर्फ सन्नी से स्कॉर्पियो वाहन, पुलिस थाना एयरपोर्ट के एचएस कुलदीप सिंह के डस्टर कार तथा पुलिस थाना डांगियावास के एचएस राजू टाइगर के घर से 10 कार जब्त की गई। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला स्तरीय कार्यवाही परिषद की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद सिंह राणावत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश बारोलिया, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेश सत्येंद्र शाह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर जोधपुर में महिला दिवस के सप्ताह के समापन समारोह के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला प्रकोष्ठ अधिकारी डॉक्टर अलका बोहरा ने बताया कि क्विज प्रतियोगिता में प्रथम प्रियंका सोलंकी रही। क्विज प्रतियोगिता का संचालन डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव और सुनीता चावड़ा ने किया। उसके बाद स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम प्रियंका सोलंकी, द्वितीय सुआ चौधरी और तृतीय आशा और कोमल रही। डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव ने महिला दिवस क्यों मनाया जाता है इसके इतिहास पर प्रकाश डाला और छात्राओं को जागरूकता का संदेश दिया। सतीश बोहरा ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने व उन्हें सशक्तिकरण के बारे में बताया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत आज 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शिरकत की और वार्डवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। वैभव गहलोत भीतरी शहर के वार्ड संख्या 31 में पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक मनीषा पवार, शहर जिला अध्यक्ष उत्तर सलीम खान, शहर जिला अध्यक्ष दक्षिण नरेश जोशी, पार्षद हसन खान, पार्षद मनीष लोढ़ा सहित जनप्रतिनिधियों के साथ पूरे
वार्ड में पैदल यात्रा की। इस दौरान राज्य सरकार और नगर निगम की उत्तर की ओर से करवाए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में आमजन को भी बताया। वैभव गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश की यात्रा कर लोगों से सीधा संपर्क स्थापित किया गया और उसके बाद अब प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद होता है और आमजन को भी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। वैभव गहलोत ने बताया कि जोधपुर संसदीय क्षेत्र में सभी विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान काफी हद तक सफल रहा है। कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। भारत जोड़ो यात्रा पूरी करी 26 जनवरी को और उसी के तहत उसका एक फॉलो प्रोग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश के अंदर दिया। राहुल गांधी जी की यात्रा के समापन के साथ ही कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने वार्डों में, ब्लॉकों में जाएंगे और एक तरह से ये फॉलोअप प्रोग्राम बनाया गया कि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा का बीड़ा उठाया उसी के तहत हम सब लोग जाके अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क करेंगे और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज़ किया गया। 2 महीने का टारगेट दिया गया AICC की तरफ से और मुझे खुशी है कि जोधपुर में और जोधपुर संसदीय क्षेत्र में मेरी जहाँ जहाँ भी बात हुई और जहाँ मुझे मौका मिला जाने का, एक अच्छे आगाज़ के साथ, एक अच्छे संदेश के साथ पूरे जोधपुर संसदीय क्षेत्र में ये यात्रा आप सब मीडिया बंधु जानते हैं अच्छे से तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हो रही है। और आज मुझे खुशी है कि मैं माननीय विधायिका जी के निमंत्रण पे इस वार्ड के अंदर उपस्थित हो सका। इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में मैं क्षेत्र के पार्षद असलम खान जी को भी धन्यवाद देता हूँ, असलम खान जी को, और साथ ही हमारे दोनों शहर अध्यक्ष जो हैं आदरणीय नरेश जोशी जी और मेरे भाई सलीम खान जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने शहर के अंदर एक आप दोनों के नेतृत्व में एक अच्छा अभियान पूरा होएगा आने वाले 26 तारीख। मूल्य में निकल भी रहे हैं लोग, आपको माला बना रहे हैं, घरों में आप जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? देखिए, लोगों में उत्साह है और मैं मानता हूँ कि जहाँ भी हम लोग गए हैं, जिस तरीके से जनता ने स्वागत किया और हम सभी कार्यकर्ताओं से मिलके हमको खुशी है कि हम सबके साथ एक इस बहाने से हम लोगों ने सबके साथ संपर्क साधा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो ये कार्यक्रम AICC ने दिया है, इससे निश्चित तौर पे पार्टी और मजबूत बनकर उभरेगी। किस तरह अभियान जो है आगे चल रहा है और कितना रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर की और उनका आह्वान था कि हाथ से हाथ को जोड़ना चाहिए, घर से घर को जोड़ना चाहिए और नफरत को मिटाने के लिए वो चले थे और प्यार ही प्यार फैलाया उन्होंने। उसी तरीके से हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम का शुरुआत 26 जनवरी से हुई और लगातार ये जारी है। आप देख लीजिए, लोगों का उत्साह नज़र आ रहा है, लोग बधाई दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। आज हमारे बीच में वैभव जी गहलोत हैं जो हमारे MP प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने भी आज हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम में शिरकत की है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे वार्ड नंबर 31 में आज पार्षद हसन भाई के नेतृत्व में हम हाथ से हाथ जोड़ो का कार्यक्रम आरंभ करेंगे, जिसमें हमारे अध्यक्ष सलीम खान जी भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन हैं, सभी पार्षदगण हैं। आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह लोग प्यार फैला रहे हैं और प्यार नज़र आ रहा है आपको। और मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं इस बार बजट में दी है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो OPS हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोगों को लाभ प्राप्त कराने का कार्य हो, चाहे सड़कों का निर्माण कार्य करना हो, चाहे हॉस्पिटल्स का काम करना हो, कोई कमी नहीं रखी है। लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं और जन उत्साह हमारे साथ है। जोधपुर ग्रामीण SP धर्मेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। SP धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि जोधपुर जिले के ग्रामीण थाना अधिकारियों, सर्किल इंस्पेक्टर और एडिशनल SP के साथ क्राइम मीटिंग ली गई, जिसमें जिले के अपराध की स्थिति के बारे में चर्चा की गई। साथ ही वांछित अपराधियों, मोस्ट वांटेड अपराधियों के बारे में चर्चा की गई। यादव ने बताया कि इसके अलावा जो अपराधी बेल पर बाहर है परंतु उनके खिलाफ NDPS या राजपाशा में मुकदमे दर्ज है अथवा जो हार्डकोर अपराधी हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। भविष्य में किस तरह आपराधिक गतिविधियों में लगाम लगाया जा सके, इस बारे में कुछ निर्णय लिए गए। आज जोधपुर ग्रामीण जिले के सारे थाना अधिकारियों, सर्कल ऑफिसर्स और एडिशनल SP के साथ एक क्राइम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जिले के अपराध की स्थिति के बारे में चर्चा की गई। वांछित अपराधियों के बारे में भी चर्चा की गई जो टॉप 10 में वांटेड हैं, और वैसे अपराधी जो बेल पे हैं उनके खिलाफ राजपाशा NSA और पिट NDPS एक्ट में भी कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई है। और कानून व्यवस्था आगे आने वाले त्योहारों में कैसे हमें बनाए रखना है, इसकी क्या तैयारी करनी है,
इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को सेकुलरिज्म का कूली बनाकर रखा हुआ है। विवेक विहार थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। कोटा के बोरखेड़ा इलाके के रेलवे लाइन पर शत विशत अवस्था में एक महिला का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।